देखिए, जिस आंकड़े की शुरुआत में नवजोत ने बात की, उसी आंकड़े को हम दोहरा देते हैं, बता देते हैं। महाकुंभ का आंकड़ा पहुंच गया है 37 करोड़ के पार, मतलब 45 करोड़ बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और एक और फैक्ट आ रहा है कि हो सकता है कि 50 करोड़ भी आंकड़ा जो है वो छू सकता है। कुंभ नगरी की रौनक आपके लिए लेकर आए हैं। आज के आंकड़े की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 30 लाख के पार जा चुका है। कुल मिलाकर कुंभ में श्रद्धा और आस्था के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, आज सुबह से महाकुंभ में लोगों की नजरें भूटान नरेश पर भी रही हैं। उन्होंने भी कुंभ में आकर स्नान ध्यान किया। इसके बाद भूटान नरेश ने अक्षय वट धाम और लेटे हनुमान में दर्शन पूजन किया। इसके दौरान सीएम योगी उनके साथ रहे। प्रयागराज की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि आस्था के महाकुंभ की महिमा अब देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो चुकी है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नागम्याल वांगचुक ने महाकुंभ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी लगाने से पहले भूटान नरेश ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन भी किया। सुबह करीब 10:15 बजे भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला बमरौली एयरपोर्ट से महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचा। संगम पर पहुंचकर भूटान नरेश ने आस्था के इस अनुपम समागम की भव्यता को करीब से देखा। इस दौरान पंछियों को दाना खिलाते उनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। संगम स्नान के बाद भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ अक्षय वट को नमन करने पहुंचे। यहां पूजा के बाद दोनों ने लेटे हनुमान जी का दर्शन किया। भूटान नरेश भी बजरंग बली की इस पूजा अर्चना में शामिल हुए। पूजा संपन्न होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश को डिजिटल महाकुंभ सेंटर भी दिखाया। यहाँ आधुनिक तकनीक के जरिए विशाल स्क्रीन पर महाकुंभ के अद्भुत दृश्य प्रदर्शित किए गए। प्रयागराज के इस दौरे में भूटान नरेश ने महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव किया। सीएम योगी के इस दौरे के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के मद्देनजर पूरे प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी ने आज इन सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, एक चीज इस बार महाकुंभ में बहुत अच्छी देखी जा रही है, जो आप बता रही थी ना, आंकड़ा 45 करोड़ हो गया, 50 करोड़ तक भी जा सकता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम देख रहे हैं कि डे 1 से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपने देखा यूक्रेन, रशिया, अमेरिका तक से लोग आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां भी भारतीय संस्कृति या फिर सनातन को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए, भूटान नरेश का यहाँ पर आना, आस्था की डुबकी लगाना, हालांकि अभी और 2 स्नान बाकी हैं, लेकिन कल का जो स्नान था ना, वो वाकई आज उसकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है कि देखिए किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया गया। भीड़ ज्यादा इकट्ठा नहीं होने दी गई और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो कोई भी स्नान करने के लिए आ रहा है वो स्नान भी आराम से करे और फिर उसके बाद वापस, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या फिर फ्लाइट से आए हैं, वो सही तरीके से वहां पर पहुंच भी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवजोत आप। और आप क्योंकि जिक्र कर रही थी विदेश से आने वाले नागरिकों की, कोल्ड प्ले के आर्टिस्ट याद है आपको? हाँ, उनकी तस्वीरें कितनी ज्यादा वायरल हुई थी। कभी कभी मन करता है कि काश हम भी वहां होते। नहीं, आपको जाना चाहिए ना, ज्यादा दूर है। क्रिस मार्टिन और डकोटा जॉनसन, वो वायरल हुई थी। बहुत अच्छी तस्वीर थी। तो आज प्रयागराज में कल के मुकाबले ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, और क्योंकि तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं और महाकुंभ में स्नान, ध्यान और दान का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में कहा जा रहा है कि कुंभ जाने का यही बेहतर समय है।
तीर्थ नगरी प्रयाग में चल रहे सनातन परंपरा के सबसे बड़े उत्सव ने आधा सफर तय कर लिया है। 3 प्रमुख अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। पवित्र गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या 37 करोड़ के पार जा चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ देशी विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ के समापन में अभी 22 दिन शेष हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब अगर ऐसे ही उमड़ता रहा तो 26 फरवरी तक महाकुंभ में भक्तों की संख्या 50 करोड़ के ऊपर जा सकती है। एक दिन पहले ही बसंत पंचमी पर महाकुंभ में आस्था का जन समुद्र सा उमड़ पड़ा। मेला क्षेत्र प्रशासन के अनुसार बसंत पंचमी पर 2,57,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। जाहिर है बिना किसी बाधा के अगर ऐसा मुमकिन हो पाया तो उसके पीछे प्रशासन की दिन रात की कड़ी मेहनत है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद से प्रशासन ने सबक लेते हुए नियम और प्रोटोकॉल में जो बदलाव किए हैं उसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु सहजता से महाकुंभ का आध्यात्मिक लाभ ले पा रहे हैं और आज तो महाकुंभ में श्रद्धालु और भी ज्यादा संख्या में उमड़ पड़े हैं। आज कल के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। उसके लेकर पुलिस जो है वो इस तरह के जिगजैग बैरिकेड्स का इस्तेमाल कर रही है और लगातार जो है वो यहाँ पर इनको लगा रही है, यानी कि भीड़ को उस छोर की भीड़ को उधर रखा जाए जो सर्विस लेन पर चल रहे हैं और जो इस सड़क पर चल रहे हैं वो इधर चलें, क्योंकि लगातार पुलिस का और कुछ गाड़ियों का मूवमेंट भी यहाँ रहता है। उसके लिहाज से बैरिकेड्स जो हैं वो काफी अहम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर इन बैरिकेड्स को दिखाइए कि इन बैरिकेड्स के इर्द गिर्द जो है रस्सी लगाई गई है। यहाँ देखिए ये रस्सी कुछ इस तरीके से इस बैरिकेड से बंधी है और यहाँ से रस्सी जा रही है आगे तक के लिए जा रही है। यहाँ पर सीआरपीएफ और तमाम तरीके के आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैयार हैं। सीआरपीएफ के जवान तमाम तैयार हैं और इस पूरे रास्ते को अलग रखा गया, यानी कि जिन्हें इधर आना है, जिन्हें जो है मार्केटिंग करनी है, सामान खरीदना है, चाय पानी करना है, वो इस तरफ आ सकते हैं इस तरफ से। अब उधर के क्षेत्र को अलग कर दिया गया है जिससे कि जो उधर की पब्लिक है वो इस तरफ ही आए, मतलब वन वे करने की कोशिश है। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से लागू किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट पर अमल हो रहा है। बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। लाउड स्पीकर और वॉकी टॉकी के जरिए भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। आगे बढ़ते रहिए, हम लोग आगे बढ़िए, अनावश्यक भीड़ न लगाएं आप लोग। हेलो सर, मंदिर बंद हो चुका है। संगम स्नान के बाद लोग अक्षय वट धाम और लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन होने की वजह से लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ भी पुलिस प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद हम अब आए हैं यहाँ, यानी कि लेटे हुए हनुमान जी के सामने का रास्ता जाता है संगम की ओर, जहाँ पर आप काफी भीड़ आज देख रहे हैं। कल के मुकाबले तो खैर कल स्नान था, उसके मुकाबले आज की भीड़ ज्यादा यहाँ नजर आ रही है। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे एक छोर जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का वो भव्य मंदिर बना हुआ है, कॉरिडोर बन गया है पूरा। अब यहाँ पर देखिए पुलिस वाले जो हैं वो लगातार स्पीकर्स पर अनाउंस कर रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा ना हो। जो श्रद्धालु है वो लगातार बोले, स्पीकर्स इनके पास है और उस तरीके से अनाउंसमेंट से लोग लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, हम लोग आगे बढ़िए, अनावश्यक भीड़ न लगाएं आप लोग। हेलो सर, मंदिर बंद हो चुका है, 5 बजे आइए आप। मंदिर फिलहाल बंद हो गया है, ये अनाउंसमेंट यहाँ की जा रही है, लेकिन भीड़ जो है श्रद्धालु आज मंगलवार है तो सब बजरंगबली के दर्शन को आतुर हैं। और जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अंदर भीड़ को नहीं जाने दे रहे हैं और बाहर श्रद्धालुओं को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है आज। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। अब जबकि अमृत स्नान संपन्न हो चुका है, अखाड़ों के भी प्रस्थान का समय करीब ही आ चुका है। कहा जा सकता है कि एक बड़े तबके ने जब स्नान का पुण्य प्राप्त कर लिया है तो ये कह सकते हैं कि कुंभ जाने का यही समय है, सही समय है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। दीपिका, आप कह रही थी ना जाने के लिए, अब उन्होंने कह दिया ना यही सही समय है, यही समय है, सही समय। अब मैं जाऊंगी, जाना चाहिए आपको। बहुत हम ही भी प्लानिंग कर लेते हैं फिर जाने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा रूट को हम डाइवर्ट करेंगे। प्रयागराज से आपको लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं काशी की तरफ, जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। यहां पर दीपावली पर एक और तोहफा
इन काशीवासियों को मिल सकता है। दरअसल रोपवे प्रोजेक्ट बड़ी उड़ान भरने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, ये टेस्टिंग लगभग 1 से 1.5 महीने में चलेगी और इस ट्रायल रन से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं जिन पर खरा उतरना बेहद जरूरी है। लिहाजा प्रशासन हर तरीके से अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। जैसे ही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के आसमान पर रोपवे पर यह गंडोला आगे बढ़ता दिखाई दिया, बनारस के लोगों और भोले के भक्तों के सपनों को मानो नए पंख लग गए। जाम से जूझती वाराणसी को जल्द ये सौगात मिलने जा रही है। दरअसल देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की अलाइनमेंट टेस्टिंग काशी में शुरू हो चुकी है। कुल 5 में से 2 स्टेशन काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा के बीच केबल बिछ चुकी है और उस पर गंडोला चलाकर अलाइनमेंट टेस्टिंग की जा रही है। ये टेस्ट लगभग 1 से 1.5 महीना चलेगा। तो ट्रायल टेस्टिंग से पहले गोंडोला के माध्यम से जो वायर्स हैं, जो हमारी टावर्स लगी हैं, उनकी अलाइनमेंट और साथ ही साथ जो स्टेशन के ऊपर जो स्टेशन की मशीनें होती हैं उन सबकी अलाइनमेंट, साथ ही साथ उनको चलाने की स्पीड, जो गति होती है, मुड़ने के जो एंगल होते हैं, काफी इसमें टेक्निकल पैरामीटर होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जिनको खरा उतरना आवश्यक होता है। उसी का हमारा जो बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट फेज है वो अलाइनमेंट टेस्टिंग का चालू हुआ है और जल्दी ही 1-1.5 महीने का जब समय आएगा तो उसमें पूरा लोड रख के इसका ट्रायल फेज भी शुरू होगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री की भी निगाहें हैं। 2 साल पहले उन्होंने ही इस रोपवे की आधारशिला रखी थी। इसकी लागत लगभग 644 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 3.7 किलोमीटर लंबा रोपवे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गौदोलिया चौराहे तक जाएगा। इस सफर में सिर्फ 16 मिनट ही लगेंगे। इस ट्रॉली में 10 लोग एक साथ सवार हो सकेंगे। 1 घंटे में दोनों तरफ से 600 ट्रॉलियां गुजर जाएंगी। इसका मतलब है कि हर मिनट दोनों तरफ से 10 ट्रॉलियां गुजरेंगी। जो 5 रोपवे स्टेशन होंगे उनमें कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गौदोलिया चौराहा शामिल है। माना जा रहा है कि रोपवे इस साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और इससे न सिर्फ काशी वासियों को बल्कि यहाँ आने वाले बाबा विश्वनाथ के भक्तों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपने संगम वाली गुड न्यूज देख ली, आपने काशी वाली गुड न्यूज देख ली। अब एक और बड़ी क्यूट सी खबर दिखाते हैं। अरे वाह, जंगल से ये क्यूट सी खबर आई है और ये 2 खबरें हैं बहुत ही खूबसूरत, 2 खुशखबरियां जो जंगल से आई हैं। जंगल में मंगल का माहौल है। दुधवा नेशनल पार्क अपनी एक बाघिन मां को सलाम कर रहा है, तो कूनो में 2 नन्हे मेहमानों का स्वागत हो रहा है। देखिए 2 तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि बाघ हमारे जंगलों की शान है। इसी शान को बढ़ाने की 2 खबरें एक ही दिन में सामने आई। दुधवा बेलडंडा नाम की बाघिन ने न केवल 13 शावकों को जन्मा है बल्कि उन्हें शिकार से भी बचाया है। और देखिए, जबकि कूनो में चीतों के कुनबे के बढ़ने की खबर खुद मध्य प्रदेश के सीएम ने दी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 2 तस्वीरों को देखकर वो सभी खुश हैं जो जंगल और वहां रहने वाले जानवरों के होने के मायने समझते हैं। तो क्या है दुधवा नेशनल पार्क में बाघिन की कहानी और कूनो में आए 2 नन्हे मेहमानों के मायने क्या है? चलिए इसे एक एक करके समझने की अब कोशिश करते हैं। दरअसल दुधवा नेशनल पार्क में बेलडंडा नाम की बाघिन ने अब तक 13 शावकों को जन्म दिया है और इसी के साथ दुधवा की बाघिन ने रणथंभौर की मछली नाम की बाघिन का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। मछली नाम की बाघिन की बात करें तो उसने 11 शावकों को जन्म दिया था, जबकि बेलडंडा बाघिन 13 शावकों की मां है। दरअसल पहली बार बेलडंडा नाम की बाघिन उस वक्त चर्चा में आई थी जब उसकी 5 शावकों के साथ तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। साल दर साल की बात करें तो 2020 में बेलडंडा नाम की बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया था। अब देखिए 2023 से 2024 के बीच में बेलडंडा नाम की बाघिन 4 शावकों की मां बनी, जिसके बाद 2024 में बेलडंडा नाम की बाघिन ने 3 शावकों को जन्म देकर जंगल आबाद कर दिया। बेलडंडा बाघिन की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसके बच्चे स्वस्थ हैं और बाकी शावकों के मुकाबले बच्चों का जीवन काफी लंबा रहा। यही नहीं, दुधवा को जानने वाले बताते हैं कि बेलडंडा नाम की बाघिन ने कई बार
अपने बच्चों को हमले से बचाया है। जो लोग दुधवा के वन्य जीव देखने के लिए पहुंचते हैं, उन सब की दुआ यही रहती है कि उन्हें दुधवा की इस सुपर मॉम बाघिन की एक झलक देखने के लिए जरूर मिल जाए। दरअसल दुधवा की इस सुपरमॉम बाघिन की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि जंगल में शावकों को शिकारियों से बचाना बाघिनों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जंगल में कुछ बाघिन माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने शावकों को हर मुश्किल से बचाया है और जंगल को जानने और समझने वाले उन्हें आज भी सलाम कर रहे हैं। उसमें पहला नाम है कॉलर वाली। इस बाघिन का ताल्लुक मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क से है और इस बाघिन ने 2008 से 2019 तक 8 बार 30 शावकों को जन्म दिया। ये बाघिन 16 साल तक जीवित रही और इस बाघिन ने 2022 में अंतिम सांस ली। इसी तरह जंगल के दस्तूर को कायम रखने वाली बाघिनों में एक बड़ा नाम बड़ी मादा का है। बड़ी मादा नाम की इस बाघिन ने अलग अलग सालों में 29 शावकों को जन्म दिया और इसे आखिरी बार 2010 में देखा गया था। जी हाँ, शावकों को दुनिया में लाने और उनकी रक्षा करने वाली बाघिनों में एक नाम माधुरी टाइग्रिस का भी है। जंगल के जानकारों की माने तो 2010 से 2017 के बीच 5 बार माधुरी नाम की बाघिन ने 19 शावकों को जन्म दिया। इसे आखिरी बार 2018 में देखा गया। तो वहीं जंगल में एक बड़ा नाम माया बाघिन का भी है। ये माधुरी नाम की बाघिन के परिवार की मानी जाती है। कहते हैं कि इसने 5 बार 13 शावकों को जन्म दिया, लेकिन 2023 के बाद इस बाघिन का कोई अता पता नहीं है। शावकों को जन्म देने और उन्हें जंगल में शिकार करने लायक बनाने वाली बाघिन माओं में मछली नाम की बाघिन का नाम भी शामिल है। 1999 से 2006 में उसने 5 बार 11 शावकों को जन्म दिया, लेकिन 2016 में माधुरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि बाघों की संख्या जंगल में बढ़ाने में बाघिनों का रोल क्या होता है। दरअसल शावक बच्चों के लिए जंगल में उनकी मां ही उनकी सुपर बॉस होती हैं। मां बाघिनें अपने बच्चों की रक्षा के लिए हो जाती हैं, किसी भी हद तक वो जा सकती हैं। 8 महीने तक बाघ के बच्चे मां के साथ शिकार करना सीखते हैं। 17 से 24 महीने बाद बाघ खुद ही शिकार करना सीख जाते हैं। बाघिनें शावकों को 3.5 महीने तक गर्भ में रखती हैं। शुरुआत में बाघ के बच्चे पूरी तरह मां पर ही निर्भर करते हैं। एक तथ्य तो ये भी है कि बाघ शावकों की आंखें 6 से 12 दिनों के बाद ही खुलती हैं। पैदा हुए शावक की रक्षा इसीलिए उनकी माएं करती हैं कि जंगल के जानवरों के लिए ये आसान शिकार होते हैं। कुल मिलाकर जंगल में बाघों के जीवन में उनकी मांओं की बड़ी भूमिका होती है। और जब आज जंगल में मंगल की हो रही है तो अब कूनों की भी आपको खबर दिखा लेते हैं, जहां से आज दोहरी गुड न्यूज आई है। कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से किलकारी गूंजी है। मंगलवार के दिन मादा चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया और ये खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कूनों में इन चीतों के कुनबे के बढ़ने की उम्मीद काफी दिनों से लगाई जा रही थी। और देखिए, खबरों के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में वीरा नाम की चीता ने एक बार फिर 2 शावकों को जन्म दिया है, जो चीतों के बढ़ते कुनबे की ताजा मिसाल है। जंगल के दस्तूर को जानने समझने वाले के लिए ये एक बड़ी गुड न्यूज है। तो एक कूनों की इन तस्वीरों को देखकर एक बात और यहाँ पर याद आ रही है। अगर आपको याद हो तो इस बार कर्तव्य पथ पर जो मध्य प्रदेश की झांकी थी वो पूरी तरह से कूनों थीम पर ही थी। अच्छा, किस तरीके से शावकों को यहाँ लाया गया, कैसे उनकी देखभाल हो रही है और कैसे किस तरीके से मध्य प्रदेश की शान ये शावक बन चुके हैं, चीते बन चुके हैं। तो चलिए कूनो की इस खबर को विस्तार से अब समझते हैं। 2 नए मेहमानों के आने के बाद से कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के इस प्राणी उद्यान में 2 शावकों के आने से वन विभाग की टीम काफी खुश है और इन दोनों नन्हे चीतों की मां का नाम वीरा है और जन्म के बाद मां और बच्चे दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो अब यहाँ 14 शावक हो गए हैं, जो कि कूनो के लिए एक अच्छी खबर है। कूनो में चीतों की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ अब 12 वयस्क चीता हैं और इन 2 नए मेहमानों के आने के बाद इनकी संख्या अब 26 हो गई है। 2 नन्हे मेहमानों के आने की खुशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, नन्हे चीतों की किलकारी से फिर गूंजा कूनो। मध्य प्रदेश की जंगल बुक में 2 चीता शावकों की दस्तक। मुझे जानकारी साझा करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज मादा चीता वीरा ने 2 नए शावकों को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश की धरती पर चीता शावकों का स्वागत है एवं प्रदेश वासियों को इन नन्हे शावकों के आगमन पर हार्दिक बधाई देता हूं।
भाई इतनी कंफ्यूजन है, ये सर्दी है नहीं है, गर्मी आ गई है या गर्मी आने का इंतजार करें, क्या करें? कपड़े धो दिए आपने सारे के सारे अपने? धो दिए मतलब विंटर स्टफ अंदर पैक कर दिया? विंटर स्टफ पैक किया या नहीं किया? हाँ, गर्मी नहीं, अभी नहीं किया। फिर क्या समझे इसको लेके? इसको दुविधा कुछ है। नहीं, इसको कुछ नहीं, मौसम ऊट पटांगा, कंफ्यूजन रहता है, ये हर बार रहता है ना ऐसा, हर बार ऐसा पर होता मुझे है। इस बार ज्यादा लगा क्योंकि कल तक मुझे लग रही थी गर्मी और आज सुबह मुझे ठंड लगने लगी। मुझे लगता है मैं एक बात बताऊं, हाँ पहले आप बोलिए। मुझे लगता है दोपहर में गर्मी हो जाती है और शाम होते होते ठंड हो जाती है। वो तो रोज ही होता है। कहती हूँ, आपको याद है अक्सर हम होली पे सबसे पहले ठंडे पानी से नहाया करते थे, याद है ना? मुझे ऐसा होली लगता पे ठंड होती है, इतना तो होली पे थोड़ी बहुत होती है ना ठंड होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि होली तक थोड़ी बहुत ठंड जरूर रहने वाली है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ठंड रहने वाली। थोड़ी सी मुझे तो ये भी लगता था कि 26 जनवरी तक भी ठंड रहेगी, लेकिन उस दिन भी नहीं थी। उस दिन नहीं थी स्टोरी। लेकिन भाई एक चीज है कि ठंड हो ना हो, ये चेंज ऑफ वेदर होता है, सीजन होता है ना, इसमें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसमें बच के रहना, चाय पीते रहना चाहिए। हाँ, और अदरक वाली और मसाले वाली चाय पीते रहना। लेकिन आप भी सुन लीजिए जरा, ये एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी बारिश भी हो सकती है। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए बर्फबारी भी देखी जा रही है, तो क्या कुछ हो रहा है मौसम में और क्या कुछ आगे होने वाला है, ये देखिए। जाने की पूरी तैयारी कर चुकी ठंड एक बार फिर लौट आई है। वहीं बादल की भी बसंती मौसम को अपने फुहारों से भिगोने की पूरी तैयारी है। पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि बर्फबारी उसे फिर से रंगने को तैयार है। मैदानी इलाकों को लेकर भी मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली की सुबह आज बादलों में सूरज की लुकाछिपी के बीच शुरू हुई। थोड़ी देर हुई हल्की बारिश ने जहां एक ओर सुबह को खुशनुमा बना दिया, तो वहीं ठंड की वापसी के दरवाजे भी खोल दिए। मार्च अप्रैल जैसा महसूस करा रहे मौसम ने दिल्ली वालों को एक बार फिर से ठंड का एहसास दिला दिया। मौसम की ये मनमर्जी दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी जारी है, जिसके चलते लोगों को बसंत में बारिश का नजारा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी की माने तो पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आज से बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों पर होने वाली बारिश और बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो निचले पहाड़ी इलाकों में बिजली चमकने और गरजने के साथ बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। मौसम की इस करवट से कई पर्यटन स्थलों पर बहार लौट आई है। औली में जबरदस्त बर्फबारी से नजारा ही बदल गया है। यहाँ की वादियों ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी। यहाँ आए पर्यटक तो चेयर लिफ्ट से ऊपरी औली और बर्फबारी देखने वापस यहाँ का रुख कर रहे हैं। जो बदलता रहे वही मौसम है और यही इस वक्त हो रहा है। कभी गर्मी तो कभी ठंड, कभी बारिश तो कभी कोहरा। तो लगातार बदलते इस मौसम में सावधान रहिए और मौसम का पूरा लुत्फ लीजिए। औली से कमल नयन सिलोड़ी और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर रिजर्वेशन तक सब कुछ मिलना आसान हो जाएगा। दरअसल इस सुविधा को आप तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक सुपर ऐप स्वरेल लॉन्च किया है और ये ऑल इन वन ऐप है, जिसकी मदद से रिजर्वेशन और अनरिजर्व टिकट की बुकिंग हो पाएगी। हालांकि IRCTC ऐप रहेगा या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन स्वरेल ऐप रेलवे से जुड़ी सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का दावा करता है। यानी कि अब आपको अलग अलग ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस ऐप के जरिए आप रिजर्वेशन
रिजर्वेशन, अनरिजर्व टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, पार्सल बुकिंग, PNR जानकारी और खान पान ऑर्डर जैसी सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं। पैसेंजर्स की जरूरत के हिसाब से ये नया ऐप रेलवे का स्वरेल ऐप है और ऑल इन वन रिजर्व के बाद अनरिजर्व टिकट भी आप बुक कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट के साथ पार्सल बुकिंग, फूड ऑर्डर और शिकायत भी आप कर सकेंगे। IRCTC ऐप रहेगा या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है और अलग अलग सुविधा एक ही ऐप पर उपलब्ध भी होंगी इस बार। थोड़ा सा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन महिला टीम की उप कैप्टन स्मृति मंधाना का ही मानना है कि विमेन प्रीमियर लीग जब से लॉन्च हुआ है ना, महिला क्रिकेट को थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, नजरिया लोगों का चेंज हो गया है, क्योंकि WPL का तीसरा एडिशन आने वाला है। 14 फरवरी को शुरुआत हो जाइए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बेंगलुरु टीम की कैप्टन है वो। दरअसल भारतीय क्रिकेट और WPL में अपनी भूमिका को लेकर स्मृति मंधाना ने गुड न्यूज टुडे से खास बातचीत की है और हाल ही में स्मृति मंधाना को 2024 के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था। के साथ इस वक्त है स्मृति मंधाना और WPL की बात करें तो आपकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन होगी, इस बार क्या होप्स है? आई थिंक लास्ट ईयर जो चीज़ हमारे लिए काम करी थी कि कुछ बात नहीं करी हमने कि क्या होने वाला है, क्या होप्स है या क्या करेंगे। आई थिंक मैं हमेशा यही मानती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ें राइट करो एज अ टीम और वो सब चीज़ें राइट करते हैं तो आई थिंक थिंग्स हैपन, मैजिक हैपन्स ऑन द फील्ड। इंडियन टीम की अगर बात करें, क्योंकि RCB को आपने लीड करा है और टाइटल भी जिताया है, तो आप देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड इंडियन टीम का कप्तान बनना है, उस तरह से आपकी सोच है? आई थिंक एट दिस मोमेंट आई विल फोकस कि RCB को क्या चाहिए मेरे से और क्योंकि अभी WPL आ रहा है और जैसे मैंने कहा अभी फर्स्ट आंसर में कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि बहुत आगे का ये सोचती हूँ या बात करती हूँ। आई थिंक जो भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में जो है, जो एक एक चीज़ें राइट करनी है और मैं उसी पे फोकस करूंगी एंड रेस्ट व्हाटएवर व्हेनेवर हैपेंस इट विल हैपन। लेकिन साल की शुरुआत आपकी बहुत राइट हुई है, जहां पर आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, नमन अवार्ड, तो कैसा फील होता है? मतलब इतनी अचीवमेंट्स होती हैं तो विद टाइम हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक विद टाइम यू कम टू अ प्लेस वेयर यू जस्ट फील दैट अच्छा है कि मैंने कंट्रीब्यूट करा टीम के लिए एंड अवार्ड्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। सो आई थिंक डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम मिला था तब काफ़ी था कि अरे वाह ये करा मैंने, वो करा, बट इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो अप एंड यू रियलाइज कि द ओनली थिंग व्हिच गिव्स यू हैप्पीनेस इज टीम विनिंग एंड इफ आई कुड कंट्रीब्यूट इन दैट, सो इफ यू गेट एन अवार्ड for the performances the whole year, I think then you get a sense of happiness that ठीक है you could आप उसको सपोर्ट कर पाए टीम को। विमेन क्रिकेट ने जितना ग्रो करा है और हम बात करें ICC टूर्नामेंट्स की, तो मतलब वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप रहा, एशिया कप रहा, कुछ वो बैरियर रह जाता है कि टीम जीत नहीं पाती है, बल्कि कैपेबिलिटी सारी है, लेकिन वो क्या कमी रह जाती है आपके हिसाब से? हाँ, आई थिंक लास्ट ईयर हमारे लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग थी और उस चीज़ को मैं बिल्कुल ही डिफेंड नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक जो क्रिकेट हमको खेलना था हम लोग वहाँ पे जाके नहीं खेल पाए एंड आई थिंक ओनली वे आई थिंक इज टू गो बैक और वो खुद से हार्ड रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ें गलत हुई है। तो या आई थिंक इंडिविजुअली उस चीज़ों ने मुझे बहुत सिखाया और मैंने बहुत चीज़ें उस चीज़ से सीख के ट्राई करी है एंड आई थिंक सारी टीम को आई थिंक वो चीज़ काफ़ी हर्ट करी है और आई थिंक वो एक हर्ट रहता है ना, जो चीज़ अपन नहीं कर पाते हो टीम के लिए और वो चीज़ वो हर्ट हमेशा आपको अच्छी चीज़ें कराता है। सो आई थिंक द ओनली वे फॉरवर्ड इज लास्ट ईयर जो हुआ उस चीज़ से यू फील दैट एंड ट्राई एंड कम बैक। थैंक यू सो मच स्मृति हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि जिस तरह से आपने पिछली बार टाइटल जीता था, इस बार भी WPL में RCB ही टाइटल जीते। थैंक यू सो मच। ये कहते हैं चाय की चुस्कियों के साथ जब अपने हो साथ तो चाय के स्वाद की बात ही क्या होती है। चाय पीने वाले के लिए तो चाय का कप दिल के बेहद करीब होता है और ऐसे में अपने को भी करीब रख सकते हैं तो चाय का स्वाद जरूर बढ़ जाता है। और देखिए, मौसम भी हो सुहाना तो चाय का जायका भी आपसी दोस्ताना बढ़ा देता है। जैसे कि हमारा दोस्ताना चाय के साथ और बढ़ जाता है, तो इन्हीं चाय की चुस्कियों के साथ आपके साथ दोस्ताना बढ़ाएंगे कल, लेकिन 5 बजे चाय पर चर्चा में आइएगा।